We are starting with chapter Consolidated Financial Statement. Consolidated Financial Statement. Financial statement का मतलब क्या होता है? What is financial statement? Financial statement means balance sheet, profit and loss account, cash flow statement and notes to account. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट. तो व्हाट डज दिस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट. तो पता है समझने वाली बात क्या है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट क्या है. अगर एक कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड कंपनी को कंट्रोल करती है, अगर ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है, इनफैक्ट कंट्रोल एक वाइडर टर्म है, हम लोग अभी समझेंगे कि कंट्रोल क्या होता है, कैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है. ठीक है, तो कंट्रोल की डेफिनेशन बाद में देखते हैं, अभी ये बस ऐसे ही समझते हैं. अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है, ठीक है, तो पता है ए लिमिटेड की अपनी बैलेंस शीट तो होगी, जो अपनी बैलेंस शीट ए लिमिटेड की है वो है ये बैलेंस शीट. लेकिन अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है तो ए लिमिटेड को एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है जिसमें बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को मर्ज कर देना होता है. अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है, तो ए लिमिटेड एक और बैलेंस शीट बनाएगी जिसमें बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को मर्ज कर लेगी. ठीक है, अब जो ए लिमिटेड ये बैलेंस शीट बनाएगी इसे क्या कहा जाएगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. कंसोलिडेटेड पीएल क्या है? ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है तो ए लिमिटेड की अपनी सेपरेट पीएल तो है ही, ये रहा सेपरेट पीएल. ठीक है, उसके अलावा ए लिमिटेड एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा जिसमें बी लिमिटेड की फिगर को क्या करेगा? मर्ज कर लेगा. मर्ज करके एक टोटल फिगर वाली बैलेंस शीट पीएल तैयार करेगा जिसे क्या कहा जाएगा? कंसोलिडेटेड पीएल. ठीक है, ए लिमिटेड जो अपनी बैलेंस शीट बनाता है, ठीक है, पता है उसे क्या बोलते हैं? अपना पीएल बनाता है, अपना कैश फ्लो बनाता है, नोट्स टू अकाउंट बनाता है, इसे क्या कहते हैं हम? सेपरेट बैलेंस शीट. ठीक है, या फिर हम और क्या कह सकते हैं? स्टैंड एलोन, अकेले की. स्टैंड एलोन का मतलब होता है अकेले, अकेले की बैलेंस शीट, अकेले का पीएल. ठीक है, बेसिकली आप ऐसे समझिए, जिसे आप अभी तक बैलेंस शीट पीएल कहते थे वो क्या होता था? वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएल नहीं होता था, वो कौन सा होता था? स्टैंड एलोन बैलेंस शीट होती थी. ठीक है, आप एक कंपनी की अपनी बैलेंस शीट तैयार करते थे. ठीक है, इस वाली बैलेंस शीट में पीएल में क्या होता है? ये जो बैलेंस शीट होती है सेपरेट बैलेंस शीट, इसमें होते हैं एसेट्स ओन्ड. क्या होते हैं? एसेट्स ओन्ड. लेकिन ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होता है, पता है वो क्या होता है? एसेट्स कंट्रोल्ड. हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम जितने एसेट के मालिक होते हैं लीगली, हम जिसकी ओनरशिप होल्ड करते हैं, बस वो एसेट दिखाते हैं. लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या किया जाता है? जिस कंपनी को हम कंट्रोल करते हैं उसकी एसेट भी मर्ज करके दिखा देते हैं, यानी हम वो सारे एसेट दिखाते हैं जिन पे हम कंट्रोल रखते हैं. आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे थोड़ी सी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाते हैं.
भी पैरेलली मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। हम आपको स्टैंड एलोन बैलेंस शीट दे रहे हैं, सेपरेट बैलेंस शीट दे रहे हैं ए और बी, ठीक है। फिक्स्ड एसेट ए के पास है 1 लाख रुपए और बी के पास कितना है 50,000 रुपए। ये बेसिकली ए एंड बी, दीज आर 2 कंपनीज, ठीक है। ए के पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या है 100% इक्विटी शेयर ऑफ बी। पता है सारे के सारे बी के इक्विटी शेयर किसके पास हैं, सब ए ने खरीद रखे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए में 80,000 रुपीज। करंट एसेट्स ए के 30,000, बी के मान लीजिए हैं 40,000 रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल ए का 1,90,000 और बी का 80,000। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ऐसी बैलेंस शीट नहीं बनानी होती। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब करता है और वो वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है, ठीक है। एक बार हम लोग जब एग्जांपल ले रहे हैं तो हम लोग बैलेंस शीट बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बनाएंगे ताकि हमारा फोकस फॉर्मेट पे ही ना हो जाए, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कैसे बैलेंस शीट तैयार की जाती है ये आपको बताएंगे, ठीक है। करंट लायबिलिटी 20,000 रुपए, इसकी 10,000 रुपए। टोटल कर लीजिए, देखिए बैलेंस शीट मैच है ना। दो लाख 10,000, 2,10,000, ये हो गया 90,000 और ये भी हो गया 90,000। ठीक है, इतनी बात। देखिए यहां पे ए लिमिटेड के पास इन्वेस्टमेंट है कितने रुपए का 80,000 रुपए का और 100% इन्वेस्ट ये इक्विटी शेयर है बी लिमिटेड का, यानी बी लिमिटेड के जितने भी शेयर्स है वो किसके पास हैं ए के पास है, ठीक है। क्या ए बी को कंट्रोल करती है? हां, अगर ए के पास बी लिमिटेड के सारे शेयर्स हैं तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को क्या करती है कंट्रोल करती है। क्या ए लिमिटेड के सारे एसेट्स बी लिमिटेड के सारे एसेट्स क्या ए लिमिटेड के कंट्रोल में है? हम क्या कह रहे हैं समझिए, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है। ए लिमिटेड ने सारे शेयर बी लिमिटेड के होल्ड कर रखे हैं, तो पूरी तरीके से बी लिमिटेड के कंट्रोल किसके पास है ए लिमिटेड के पास, ठीक है। तो क्या ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसेट्स को भी कंट्रोल करती है? हां, बिल्कुल कंट्रोल करती है। अगर हम बी लिमिटेड पूरी कंपनी को कंट्रोल करते हैं तो कंपनी को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, उसकी सभी एसेट एंड लायबिलिटीज मेरे कंट्रोल में है। क्या हम उसके ओनर हैं? ओनर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो सब खरीदे किसके नाम से गए हैं, बी लिमिटेड। ओनरशिप किसके पास है, बी लिमिटेड के पास। लेकिन क्या वो सब ए लिमिटेड के कंट्रोल में है? हां, बिल्कुल कंट्रोल में। क्लियर है बात? तो पता है सभी लिस्टेड कंपनीज को, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज को अपने शेयर होल्डर को दो चीजें बतानी होती है। एक बैलेंस शीट बना के दिखानी होती है जिसमें वो सभी एसेट ओन्ड दिखाते हैं, मतलब अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, अलग वाली बैलेंस शीट कि हम कितने एसेट के मालिक हैं, ठीक है।
एक और बैलेंस शीट बना के दिखानी होती है जिसमें हम दिखाते हैं एसेट कंट्रोल, हम कितने एसेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब पता है हम कंट्रोल किसको करते हैं? ए लिमिटेड कंट्रोल कितने एसेट को करती है? अपने एसेट को तो कंट्रोल करती ही है, उसके तो मालिक है वो। क्या बी लिमिटेड के एसेट को भी कंट्रोल करती है? हाँ भाई, बी लिमिटेड में सारा पैसा मेरा लगा हुआ है, तो बी लिमिटेड में जो एसेट है वो किसकी है? अरे मेरी ही तो है, हम कंट्रोल करते हैं उसको। लेकिन ओनरशिप हमारी नहीं है, क्योंकि वो खरीदा किसके नाम से गया है? बी लिमिटेड। लेकिन है किसकी अल्टीमेटली? कंट्रोल तो मेरा है, क्योंकि पैसे तो मेरे ही हैं कंपनी। ठीक है, ये जो हम अलग से अपने एसेट की बैलेंस शीट ए लिमिटेड बनाती है, इसको हम कहते हैं स्टैंड एलोन बैलेंस शीट या सेपरेट बैलेंस शीट। ठीक है, और ये बी लिमिटेड के एसेट्स को मर्ज करके जब बनाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, इस चैप्टर में आपको क्या सीखना है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो और कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट। इस चैप्टर का प्राइम फोकस जो है वो पता है कौन सी चीज पे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आइए वापस से, ए लिमिटेड के पास 80,000 रुपए का इक्विटी शेयर है। ठीक है, किसका? बी लिमिटेड का। ठीक है, बेसिकली ये 80,000 रुपए का जो एसेट होता है वो क्या है आपको बताएं। ये 80,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक पोटली। ये देखिए, ये होता है इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर कई सारी चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक पोटली होती है। ठीक है, हमने इस 80,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को, देखिए हमने जब इस 80,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट की पोटली खोलेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? बी लिमिटेड का जो कुछ है वो मेरा है। 100% अगर उसके शेयर मेरे पास है तो पता है उसका जो कुछ है वो मेरा है, वो मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, जब हम इस पोटली को खोलते हैं तो इसमें से क्या क्या निकलता है? देखो, सबसे पहला सामान निकला, क्या है ये पता है? फिक्स्ड एसेट, उसके 50,000 रुपए के। कितने की है ये पोटली? ये इन्वेस्टमेंट जो है ये कितने का है मेरे पास? 80,000 रुपए का। ठीक है, अब पोटली खोल के सामान निकालने की, इस 80,000 रुपए की पोटली के अंदर क्या क्या है? तो सबसे पहले हमने निकाला तो क्या निकल गया? फिक्स्ड एसेट 50,000 रुपए का। देखिए यही है फिक्स्ड एसेट 50,000 रुपए का, ये रहा 50,000 रुपए का फिक्स्ड एसेट निकला। ठीक है, हमने बी लिमिटेड के 100% शेयर हमारे पास है तो उसके सब एसेट लायबिलिटीज किसकी है? मेरी है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट जब हम बोलते हैं 80,000 रुपए तो ऐसे समझ लीजिए सब चीज मिला के 80,000 रुपए का सामान है, ये हम कहते हैं। हमने 80,000 रुपए लगा दिए किसी कंपनी में तो ऐसे कहिए एक पोटली तैयार हो गई 80,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट की। जब हम इसे खोलेंगे तो क्या क्या मिलेगा? इसमें से हमें मिलेगा 50,000 रुपए का फिक्स्ड एसेट। ठीक है, और क्या मिलेगा? और खोलो पोटली में से और सामान निकालो, क्या मिलेगा? और करंट एसेट मिलेगा, कितने रुपए का? 40,000 रुपए का। लेकिन हाय रब्बा, एक चीज मेरे पास से जाएगी पोटली खोलने से। पोटली खोलने पे ही पता चला कि एक नुकसान भी हो गया। ठीक है, क्या नुकसान हो गया? ये नुकसान वाला रेड खतरे का निशान, एक नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? मेरे पास करंट लायबिलिटी भी चली आई, कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। ये माइनस 10,000। पोटली खोले, टोटल सामान कितने का? 80,000। आई बात समझ में? जब हम पोटली खोले तो 50,000 रुपए का उसमें एसेट है, 80,000 की जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसकी बाइफर्गेशन क्या है? 50,000 का फिक्स्ड एसेट है, 40,000 रुपए की करंट एसेट है और 10,000 रुपए की लायबिलिटी भी है। तो भाई कुल मिला के सामान कितने का है? 80,000। ठीक है, हर लिस्टेड कंपनी को अपने शेयर होल्डर को दो चीजें बतानी है। एक तो उसे बताना है कि तुम कितनी एसेट को होल्ड करते हो और तुमने उसकी ओनरशिप भी है, वो ये रही।
दूसरी बैलेंस शीट एक और बनानी है जिसका नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। उसमें क्या करना है, ए लिमिटेड जितनी एसेट को कंट्रोल करता है, भले मेरी ओनरशिप है या नहीं है, ठीक है, भले वो बी की है, लेकिन अगर हम उसे कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी एसेट के साथ उसे दिखाएंगे, ठीक है। आइए बनाते हैं ए की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखिए कैसे बनेगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा, अभी हम फॉर्मेट पे फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, कंसोलिडेशन क्या होता है। ये ए की बन रही है, तो ए का फिक्स्ड एसेट, ए का फिक्स्ड एसेट कितने का हो जाएगा, 1 लाख रुपए का अपना, अब 50,000 रुपए का किसका, बी का, मिला के 1,50,000, ठीक है। पोटली खोल दीजिए, पोटली को हटा दीजिए, बाकी की एसेट निकाल के वो चिपका दीजिए, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, नहीं, वो इन्वेस्टमेंट वाली ही तो पोटली खोला है हमने, अब बदले में क्या ला दिया, एसेट और लायबिलिटीज। अब इसकी बैलेंस शीट में करंट एसेट होगा कितने रुपए का, 30,000 प्लस 40,000, ये हो गया 70,000, ठीक है। करंट लायबिलिटी 20,000 और 10,000, 30,000। इक्विटी शेयर कैपिटल ए का कितने का था, देखो 1,90,000, वो 1,90,000 रहेगा। जब टोटल करिए बैलेंस शीट, 2,20,000 यहां और 2,20,000 रुपया यहां। सबको समझ में आई बात, क्या किया हमने, एक बार फिर से देखेंगे। देखिए क्या किया हमने, हमने यहां से इन्वेस्टमेंट हटाया, बेसिकली इसको बोला जाता है पोटली खोल दो, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट हटाया तो बाकी बी की सारी चीजें मर्ज करना शुरू कर दी। ये 50,000 यहां ले आए तो ये कितना हो गया, 1.5 लाख। पोटली खोल दी है हमने ना, तो ये भी यहां चलाया तो ये कितना हो गया, 70,000। पोटली खोल दी है हमने तो ये भी यहां चलाया, उसके एसेट भी हमारे, लायबिलिटी भी हमारे, ये भी कितना हो गया, 30,000, ठीक है। और शेयर कैपिटल तो भाई जो हम मार्केट में शेयर रेस किए हैं वो रहेगा। सबको समझ में आई बात? आई होप मोटा मोटा अंदाजा लग गया कि व्हाट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है, अगर हम किसी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, उसे कंट्रोल करते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके सभी एसेट एंड लायबिलिटीज मर्ज करके एक बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। और इसी बैलेंस शीट को क्या कहा जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्लियर है? एक दूसरा एग्जांपल लें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए। एग्जाम्पल 2, ए की, बी की, ए और बी, फिक्स्ड एसेट 1 लाख, बी 50,000, इन्वेस्टमेंट
100% इक्विटी शेयर ऑफ बी 90,000, करंट एसेट 30,000, यहां 40,000, करंट लायबिलिटी और इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,90,000, तो करंट लायबिलिटी कितनी? 30,000। अस्सी 10,000। चलिए इस बैलेंस शीट को मर्ज किया जाए। चलिए मर्ज करते हैं। क्या करना होगा? 90,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट उड़ा देनी होगी और क्या करना होगा? एसेट एंड लायबिलिटीज को मर्ज कर देना होगा। चलिए करिए। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। फिक्स्ड एसेट बोलिए कितने का? आप बोलेंगे फिक्स्ड एसेट कितने का? 1,50,000। इन्वेस्टमेंट लिखनी है क्या? नहीं, वो पोटली खोल दी हमने। ठीक है। करंट एसेट कितने का? 70,000। बहुत अच्छे। करंट लायबिलिटी कितने की? 40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का? 1,90,000। ठीक है। शेयर कैपिटल तो जो है हमारी एक ही वही रहेगी। ठीक है। बेसिकली हम क्या चीज पे कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं? उसकी सारी एसेट एंड लायबिलिटीज पे मेरा कंट्रोल है, तो सारे एसेट एंड लायबिलिटीज अपनी बैलेंस शीट में ले आए और इन्वेस्टमेंट हटा दिए। ठीक है। या टोटल करिए कितना हो रहा है? 2,20। यहां भी 2,20 हो रहा है क्या? ये तो 2,30 हो गया। ये देखो क्या हो गया, बैलेंस शीट तो मैच हुई ही नहीं। यानी ये बात उतनी आसान नहीं थी कि इन्वेस्टमेंट हटा दिया और एसेट एंड लायबिलिटीज मर्ज कर दिया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार हो गई। तो फिर ऐसा क्या था सर कि पिछली वाली मैच हो गई और ये वाली मैच नहीं हुई? आइए दिखाएं पिछले वाले में क्या खास बात थी। ये देखो, पिछली वाली बैलेंस शीट में 80,000 रुपए की पोटली थी और जब आप पोटली खोल रहे थे तो उसमें माल कितना निकल रहा था? 80,000। 80,000 की पोटली, माल खोला तो कितना निकला? 80,000। इसीलिए बैलेंस शीट मैच हो रही थी। अगर आपकी पोटली 80,000 रुपए की है और उसको खोलेंगे माल 70,000 रुपए का निकलेगा तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपए में, लेकिन माल उसमें 70,000 का ही है? बिल्कुल हो सकता है। 70,000 रुपए का माल है लेकिन हमने खरीदा है भाई 80,000 रुपए का। ठीक है। आइए देखिए यहां पे क्या हो रहा है। लो भाई देखिए पोटली कितने की है, यही है हमारी बैलेंस शीट। आइए पोटली से बताइए कितने रुपए की है। ठीक है। कितने की है ये पोटली? 90,000। खोल के इसका माल निकालो, क्या क्या है इसमें। माल निकालो इसका। फिक्स्ड एसेट कितने का? 50,000। ठीक है। करंट एसेट कितने का? 40,000। ठीक है। इसमें से और क्या निकलेगा? करंट लायबिलिटी माइनस 10,000। 50, 40, 90 माइनस 10, 80,000। 90,000 रुपए की पोटली है, माल निकाला 50,000, 40,000 माइनस 10,000, कितने का माल निकला? 80,000। पोटली कितने की? 90,000। 90,000 रुपए की पोटली में माल निकल रहा है कितने का? 80,000 रुपए। यानी 10,000 रुपए का माल अभी भी उसमें ऐसा है जो दिख नहीं रहा है।
ठीक है, यानी उस पोटली के अंदर 10,000 रुपए की ऐसी चीज है जो हमें दिखती नहीं है, इनटेंजेबल है। ठीक है, बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो इनटेंजेबल है, दिख नहीं रही है, क्या है? गुडविल। 90,000 रुपए की पोटली, माल निकला 80,000 का, इसका मतलब है 10,000 रुपए का माल दिख नहीं रहा है, होगा पोटली के अंदर, तभी तो 90,000 की पोटली बोल रहे हैं। ठीक है, 10,000 रुपए की एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, और वो क्या है? आपने बिल्कुल सही बात बोली, गुडविल। 10,000 रुपए की गुडविल है। ठीक है, आइए अगर इस पोटली में 10,000 रुपए की गुडविल थी तो यहां गुडविल भी तो लिखना चाहिए था। लाइए 10,000 रुपए की गुडविल, अब देखिए ये 230 हो गया, मैच हो गई बैलेंस शीट। अच्छा, तो ये भी करना है, एसेट एंड लायबिलिटीज को मर्ज तो करना ही है, साथ में देखना है कि पोटली खोलने पे कितना निकल रहा है। पोटली खोलने पे माल उतना ही जितना पोटली की वैल्यू, तो फिर बैलेंस शीट मैच रहेगी, और नहीं तो क्या होगा? माल अगर कम निकला तो बैलेंस क्या होगा? गुडविल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अच्छा, अगर माल ज्यादा निकल जाए तो मतलब 90,000 रुपए की पोटली है, माल निकाला 1,00,000 रुपया का। अगर 90,000 रुपए में आपको एक ऐसी पोटली मिल गई जिसके अंदर 1,00,000 रुपए का माल है, तो यह आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट हो गया तो वो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, आपको हमेशा पोटली को चेक करना पड़ेगा, यू विल हैव टू चेक द पोटली। ठीक है, अगर पोटली में माल कम है तो कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा है, और उसे क्या बोलते हैं? गुडविल। अगर पोटली में माल ज्यादा है तो फायदा हो गया आपको, कैपिटल फायदा हो गया, वो क्या बन जाएगा? कैपिटल रिजर्व। और अब बाकी एसेट एंड लायबिलिटीज को उठा के ले आइए, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इतनी सारी चीजों को देखने का कोई मतलब नहीं है। फिक्स्ड एसेट लीजिए, करंट एसेट जोड़िए, करंट लायबिलिटी माइनस कीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं होती। आइए इसका शॉर्टकट तरीका बताएं। पोटली में माल कितना है ये देखने का तरीका, 50,000 ये, 40,000 रुपए का करंट एसेट, 90,000 माइनस 10,000 कितना आएगा? 80,000। बेसिकली 50,000 प्लस 40,000 माइनस 10,000 पता है किसके बराबर आएगा? इसी के बराबर तो आएगा, 80,000। तो पोटली में माल ज्यादा है कि कम है ये देखने के लिए क्या कीजिए? इक्विटी शेयर कैपिटल लेस कर दीजिए। अभी हमने आपको क्या बताया था? पोटली में माल ज्यादा है कि कम है, क्या देखिए? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसी की जगह रिप्लेसमेंट है, कैसे चेक किया जा सकता है? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की जगह क्या रख दीजिए? इक्विटी शेयर कैपिटल रख दीजिए। ठीक है, और अगर किसी कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस भी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ और क्या रख लीजिएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो देखिए यहां गुडविल की कैलकुलेशन हम करके दिखा रहे हैं। हम गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? आप लिखिए इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी? कितने रुपए की थी इन्वेस्टमेंट? 90,000। ठीक है, इसमें से माइनस कीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस कर देंगे कितना? 80,000 रुपया। तो 10,000 रुपया बेसिकली इन्वेस्टमेंट की हो, 90,000 रुपया कितने का माल है? ये बेसिकली जब इक्विटी शेयर कैपिटल लेस कीजिएगा तो ये बोलिएगा माल अंदर कितना है। ठीक है, 90,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की हो, 80,000 रुपए का उसके अंदर माल है, तो 10,000 रुपया क्या चीज का है? फिर गुडविल। ठीक है, यही अगर रिवर्स केस होता, जैसे इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 90,000 रुपए होता और इक्विटी शेयर कैपिटल 1,02,000 रुपए होती, तब 12,000 रुपए क्या है आपका? कैपिटल प्रॉफिट, दैट इज कैपिटल रिजर्व।
कोई दिक्कत नहीं। एक बैलेंस शीट और दे रहे हैं, कंसोलिडेट करके दिखाइए। फिक्स्ड एसेट 1 लाख, यहां कर लो 60,000। इन्वेस्टमेंट 100% शेयर ऑफ बी लिमिटेड 75,000। करंट एसेट 30,000 और यहां कर लो ये भी 30,000। इक्विटी शेयर कैपिटल और करंट लायबिलिटी, ये टोटल कितनी आ रही है? 90,000। ये कितना है? 2,05,000। 2,05,000। तो यहां कर लो करंट लायबिलिटी 25,000, तो ये कर देते हैं 1,80,000। ठीक है, और इसे कर देते हैं 80,000 एंड ये 10,000। लीजिए बैलेंस शीट मैच करा दी हमने। दीज आर सेपरेट बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए यहां पे क्या कर रहा है? बी को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? हाँ, बी के 100% शेयर किसके पास हैं? ए के पास है। तो ए बी को कंट्रोल कर रहा है। तो अब बैलेंस शीट कैसी बनानी पड़ेगी? ए की कंसोलिडेटेड बी। बनाइए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए। प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहला काम क्या होता है? पोटली में माल कितना है ये चेक करना। ठीक है, तो ये जो चेक किया जाता है इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं, कैलकुलेशन को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब आप टेक्निकल वर्ड भी सीखिए। अब क्या हेडिंग देंगे सबसे पहली वर्किंग करने के लिए? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकाला जाता है? इन्वेस्टमेंट में से इक्विटी शेयर कैपिटल लेस कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट कितने की? 75,000। इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल लेस कर दीजिए। बेसिकली करना तो है उसके अंदर का माल लेस। ठीक है,
तो इसके अंदर का माल क्या है? 75,000 रुपए में क्या माल है? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हमेशा किसके बराबर आ रही है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट में से इक्विटी शेयर कैपिटल लेस कर दे रहे हैं 80,000। 75,000 रुपए में पा गए हो कितना माल? 80,000 का, यानी 5,000 क्या है? कैपिटल रिजर्व। ठीक है। आइए अब हम लोग बनाते हैं ए की बैलेंस शीट। कैसे बनेगी भाई ए की बैलेंस शीट? फिक्स्ड एसेट 1,60,000, करंट एसेट 60,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व आ गया ना तो वो डाल दिया 5,000, करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए 35,000, टोटल करिए अब 2,20,000। मैच हो गया कि नहीं? हो गया। अब बताइए कैसा लग रहा है? क्या है कंसोलिडेशन? सबसे पहला काम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैसे करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल? इन्वेस्टमेंट माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर पॉजिटिव फिगर आई तो गुडविल, निगेटिव फिगर आई तो कैपिटल रिजर्व, और अगर ये नील आ गया तो नील आ गया तो कुछ भी नहीं। अब आप एसेट एंड लायबिलिटीज को मर्ज कीजिए, बैलेंस शीट पक्का टोटल मैच हो जाएगी, ठीक है। और अगर इनमें से कोई फिगर है, गुडविल है तो एसेट साइड में दिखा दीजिए, और कैपिटल रिजर्व है तो लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू को ऐड कीजिए, बैलेंस शीट रेडी, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम जब भी बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे 100% शेयर ए का, बी का ए के पास है। आवश्यक तो नहीं है कि 100% शेयर ही हो सकता है मेरे पास 90% शेयर है। क्या अगर हम किसी का 90% शेयर रखें, 100 में से 90% शेयर मेरे पास ही है, तो क्या हम उसकी एसेट लायबिलिटीज को कंट्रोल करते हैं? क्या मेरे पास किसी का 90% शेयर है, किसी कंपनी का 90% शेयर है, तो क्या हम उसकी एसेट एंड लायबिलिटीज को कंट्रोल करते हैं? हां, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल की डेफिनेशन क्या दी गई है कंपनीज एक्ट में, अब ये आपको सीखना है। वो ये दी गई है कि अगर आप 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं तो आपके पास कंट्रोल है, ठीक है। तो कंट्रोल की जो डेफिनेशन है वो आपको बैठा लेनी होगी दिमाग में कि अगर हम किसी भी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं, 50 से ज्यादा 50.1% ज्यादा हो गया, ठीक है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि 51% ही हो, 50 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, आधे से ज्यादा, ठीक है। If I am holding more than 50%, does it need to be 51%? Need not. 50.1% है, चलेगा, ठीक है। That is more than 50%. तो क्या कहा जाएगा कि आप उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी एसेट एंड लायबिलिटीज को आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 50% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर होल्ड कर रहे हैं तो कंट्रोल तो वहां भी है, लेकिन 100% कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। Example 4. क्या आप भी हमारे साथ साथ सारा एग्जाम्पल लिख रहे हैं? जब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे ना तो मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। फिक्स्ड एसेट 1,60,000, इन्वेस्टमेंट 80% इक्विटी शेयर ऑफ बी 70,000, करंट एसेट 30,000, 30,000, इक्विटी शेयर कैपिटल और करंट लायबिलिटी
ठीक है, आइए समझिए। अब देखिए 70,000 रुपए की पोटली है, फिर से समझेंगे अब इस बात को। ₹70,000 की, ठीक है। कितना शेयर है मेरे पास बी का? 80%। मेरे पास बी के 80% शेयर है। तो एक बात बताइए, क्या ये 60,000 रुपए का पूरा फिक्स्ड एसेट मेरा? नहीं, ये पोटली 80% शेयर हम होल्ड करते हैं, तो फिक्स्ड एसेट पूरा मेरा नहीं है। पता है कितना है? 80% मात्र, ठीक है। तो पता है मेरे पास फिक्स्ड एसेट कितने का है? 60,000 का 80% कितना हो गया? 48,000, ठीक है। यानी 70,000 की पोटली को खोलेंगे तो क्या क्या निकलेगा? अब बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट निकलेगा कितने का? 60,000 का? नहीं, अरे 100% शेयर थोड़ी ना है बी के कि पूरा फिक्स्ड एसेट मेरा, ठीक है। मेरे पास 80% शेयर है, तो फिक्स्ड एसेट भी मेरा कितना है? 80% ही है। करंट एसेट इस पोटली में से कितना निकलेगा? 30,000। क्या 30,000 बी के पास जितना करंट एसेट है पूरा मेरा? नहीं, मेरी पोटली में कितना? 30,000 का 80% कितना हो गया? 24,000। अच्छा, करंट लायबिलिटी, क्या 10,000 रुपए का 80% मेरा? नहीं, 10,000 का 80% मेरा? हां मेरा, 10,000 का 80% मेरा। 10,000 मेरा नहीं, लेकिन 10,000 का 80% मेरा, यानी 8,000 रुपए का निगेटिव आइटम निकल गया कुछ। कितने का माल निकला भाई? 64,000 रुपए का माल। 64,000 रुपए का माल निकला 70,000 की पोटली में से, यानी इस पोटली के अंदर कुछ और है, दिख नहीं रहा है। 70,000 की पोटली में से 64,000 का माल निकला है, 6,000 रुपए कुछ और भी है पोटली के अंदर। कहां है इस पोटली के अंदर? क्या है? गुडविल, 6,000 रुपए की गुडविल। अब प्रश्न ये उठता है, सर क्या इतनी मेहनत करनी होगी हमें? नहीं, आइए दिखाएं एक आसान तरीका। हेडिंग क्या देते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैसे निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट कितना रुपया बोलिए? 70,000। इसमें से माइनस क्या करते थे? इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां 80% होल्ड कर रहे हैं, तो 0.80 80% ही निकाल दीजिए। कितने का? देखो 80 इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 80,000। ये देखो 80,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, इसी का 80% निकाल दे रहे हैं। कितना हो गया? 64,000। 6,000 रुपया देखिए, इन्वेस्टमेंट 70,000, माल कितना? 64,000, 6,000 गुडविल। तो देखिए ये तो हम आपके कॉन्सेप्ट के लिए किए, ठीक है। दिस आई हैव डन ओनली फॉर योर कॉन्सेप्ट, ताकि आपको समझ में आए कि 6,000 रुपए का माल एक्स्ट्रा है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। निकालने का तरीका आसान तरीका, इन्वेस्टमेंट माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 80% है, तो कितना लेस करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल? ओनली 80%। अब पॉजिटिव फिगर आ गई गुडविल। कैसा लगा? ठीक था। अब आइए हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट पे आएंगे। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हम कितने रुपए की दिखाएं? हम जानना चाहते हैं फिक्स्ड एसेट कितने रुपए की देखेगी? 1,00,000 रुपया अपनी प्लस। क्या हम 48,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट जोड़ें या फिर 60,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट जोड़ें? हां, आपके हिसाब से 48,000, ठीक है। लेकिन पता है इस बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? अब यह समझना पड़ेगा। यह है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब यह होता है कि हम अपने शेयर होल्डर को इस बैलेंस शीट के जरिए यह बता रहे हैं कि हम कितनी एसेट पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम कितनी एसेट पे कंट्रोल करते हैं। ध्यान दीजिए,
ये है बी लिमिटेड, ठीक है, ये है बी लिमिटेड, इसके हम 80% शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है। ये देखो उसके पास एक पेन है, किसकी है ये? बी लिमिटेड की। तो ये पेन का मेरा कितना हिस्सा है इस पेन में? 80%, ठीक है। क्या हम इसको कंट्रोल 80% करते हैं? मतलब पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमको लिखना है तो हम ऐसे ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ऐसे लिखना हो तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 20% कंट्रोल नहीं है। नहीं, अगर कंट्रोल किसी एसेट को कर सकते हैं तो वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, बी लिमिटेड का एक मोबाइल है, उसकी एसेट है, ठीक है। मेरा उस कंपनी में 80% शेयर है। इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम उसके मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं 80%। मतलब कॉल तो कर सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं कर सकते। अरे अगर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं और एसएमएस भी कर सकते हैं। यानी आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि जब कंट्रोल एसेट का आता है तो वो आधा अधूरा नहीं आता, वो पूरा ही आता है। या तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। या तो आप मोबाइल छू सकते हैं, नहीं तो नहीं छू सकते हैं, ठीक है। क्या कोई आपको इस तरीके से यूज करने देता है? ये लो मोबाइल यूज कर सकते हो लेकिन कॉल नो एसएमएस। तो कंट्रोल अगर आता है तो कितना आता है जल्दी बताइए? 100%। कंट्रोल 100 ही आता है एसेट का, और या तो नहीं आता है, ठीक है। मेरे पास कंट्रोल शेयर के जरिए कब आ जाता है? अगर आप 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हो तो आपका उस कंपनी में कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल कितना आ जाता है अगर पूछे तो कहेंगे सर 100% कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। 100% कंट्रोल आ जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या? 80% पैसा लगा के। रिपीट करते हैं अपनी बात। अगर मेरा बी कंपनी में 80% पैसा है, ठीक है, मेरा 80% इक्विटी शेयर हमने होल्ड कर रखा है, तो इसका मतलब यह होता है कि यू हैव गॉट 100% कंट्रोल ओवर द एसेट ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग 80% इनटू बी लिमिटेड। सबको समझ में आई बात इतनी? यानी हम 1 लाख रुपए के साथ ये 60,000 रुपए ही ऐड करेंगे, क्योंकि इस बैलेंस शीट का मतलब ये नहीं है कि आपने फिक्स्ड एसेट में पैसा कितना लगाया है। इस बैलेंस शीट का मतलब क्या है? कितने रुपए की एसेट कंट्रोल करते हो। इस वाली बैलेंस शीट का क्या मतलब था? ये जो हम ए की बैलेंस शीट यहां बनाए थे, इस वाली बैलेंस शीट का क्या मतलब था? कितने रुपए की एसेट ए ओन करता है। जब हम अपनी पर्सनल बैलेंस शीट बनाते हैं ना, इंडिविजुअल बैलेंस शीट, तो उसका मतलब क्या होता है? ये एसेट हम ओन करते हैं, इसके मालिक हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? इतनी एसेट मेरे कंट्रोल में, हम 1 लाख रुपए की एसेट के मालिक हैं, तो ये तो मेरे कंट्रोल में है ही, ठीक है। और सिंस हम बी लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं इसलिए इसकी एसेट भी मेरे कंट्रोल में है। टोटल एसेट जो मेरे कंट्रोल में है पता है कितनी है? 1 लाख प्लस 60,000 मिला के 1,60,000। ठीक है। करेंट एसेट बताइए। गुडविल बीच में आएगी पहले। गुडविल 6,000। करेंट एसेट जोड़ दीजिए 30,000 और 30,000 पूरा, गुड 60,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 180, 1,80,000। और बताइए करंट लायबिलिटी दोनों जोड़ दीजिए 20,000 10,000 कितना? 30,000। चेक कीजिए बैलेंस शीट मैच हो गई क्या? बैलेंस शीट तो मैच नहीं हुई। अब ये क्या है? ध्यान दीजिए 20% पैसा आपने कम लगाया है। आपने पैसा कितना लगाया है? आपने पैसा लगाया है 80%। कंट्रोल कितना करते हो एसेट को? 100%। ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है कि हम 20% एसेट को कंट्रोल करते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। पता है इसको क्या बोला जाता है? नया टर्म सीखिए अब, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लिखिए आप भी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ एसेट विदाउट इन्वेस्टमेंट। कंट्रोल ऑफ एसेट विदाउट इन्वेस्टमेंट। कितना एसेट आप कंट्रोल करते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट बताइए? 20%। 20% विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला है और 80% बी का कैसा है? विथ इन्वेस्टमेंट वाला है। 80% तो पैसा लगाए हो इसलिए कंट्रोल कर रहे हो और 20% बिना पैसा लगाए कंट्रोल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कंट्रोल हमेशा 100% आता है। अगर हम किसी एसेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो या तो कंट्रोल कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पेन ऐसे ऐसे तो लिखेंगे लेकिन ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते। अरे भाई पेन दिए हो लिखने तो चाहे जैसे लिखे। ठीक है, तो वेदर आई कैन कंट्रोल दिस पेन और आई कैन नॉट कंट्रोल दिस पेन, राइट। 20% विदाउट इन्वेस्टमेंट आपका कंट्रोल है। ठीक है, उसे कहा जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो 80,000 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल था बी का। देखो, इसी 80,000 रुपए का 80% आप पैसा लगाए हो। ठीक है, यही तो आप बोल रहे थे। देखो 64,000 हमने लगाया है, 80,000 का 80%। 80,000 का ही 20% आपने पैसा नहीं लगाया है इंटू 0.20, ये कितना हो गया? 16,000। ये होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जो एसेट आप कंट्रोल करने लग जाते हो, उतने वैल्यू का एसेट जो आप कंट्रोल करने लग जाते हो विदाउट इन्वेस्टिंग, वो आप दिखाते हो अपनी बैलेंस शीट में और लायबिलिटी साइड। यहां पे दिखाया जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद। कितने रुपए का? 16,000। अब जरा जोड़िए, ये देखिए परफेक्ट आएगा। मैच हो गया? कितनी बात सीखी और क्या क्या हम लोग ने समझा, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम जो एग्जांपल ले रहे थे, एग्जांपल 1, 2, 3 में, उसमें कैसे एग्जांपल्स थे? इन्वेस्टमेंट 100% था। इन्वेस्टमेंट अगर 100% था तो पता है हमें क्या करना हो रहा था? बस गुडविल और कैपिटल रिजर्व देखना था। ठीक है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट 100% होता था तो बेसिकली जितना भी हम कंट्रोल करते थे सब विथ इन्वेस्टमेंट होता था। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट राइज ही नहीं होता था। अगर आप 100% से कम पैसा लगाए हो तो कंट्रोल तो 100% कर रहे हो। पैसा अगर कम लगाए हो तो फिर बैलेंस, जो पैसा बिना लगाए कंट्रोल आ गया, उसे क्या बोला जाता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अब दो चीजों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक कैलकुलेशन करनी है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये रहा, जिससे हमें क्या पता चलेगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। दूसरी कैलकुलेशन क्या करेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, जब भी 100% से कम इन्वेस्टमेंट है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट लगाएंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है वो कंट्रोल जो बिना पैसे के आ गया। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहां पे 16,000 का मतलब क्या है पता है? बिना 16,000 रुपया लगाए, बिना 16,000 रुपया लगाए हम कंट्रोल पाएंगे। वो कितना कंट्रोल है एसेट पे जो बिना पैसे लगाया है? 16,000 रुपए का कंट्रोल आया है बिना पैसे लगाए। ठीक है, चलिए अब हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन अब आपको दें। सारी तरीके की बात हो गई है, आप इसे सॉल्व करें। अगेन सिंपल सा ही होगा। तो दो कैलकुलेशन करनी होती है, दिमाग में बैठ गई है। पहला कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिससे क्या निकालेंगे? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। और दूसरी कैलकुलेशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, %70 इक्विटी शेयर ऑफ बी 50,000 रुपए में। करेंट एसेट 30,000 और यहां कर लीजिए 20,000।
इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000, यहां कर लीजिए 80,000। करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट मैच कराने के हिसाब से भर देते हैं। 90,000 ये रहा, 1,80,000 ये रहा। एक सेकंड रुकिएगा, 1,60,000 है, 20,000 रुपया करंट लायबिलिटी, 1,80,000 और 10,000 रुपए की यहां करंट लायबिलिटी। चलिए सॉल्व कीजिए। You have to prepare consolidated balance sheet of A. करिए सॉल्व। हुआ कि नहीं? मैच भी हो गई बैलेंस शीट। चलो निकलवाओ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट 50,000 माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलिए 70% ऑफ 80,000 56,000। 6,000 रुपया निगेटिव फिगर आ रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब ये होता है 50,000 रुपए लगाए, माल अंदर 56,000 रुपए का है, तो 6,000 रुपए का फायदा हो गया कैपिटल रिजर्व। तो साथ में और क्या निकालेंगे? यहां माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकलेगा। हाँ, 70% इन्वेस्टमेंट है ना, 100% इन्वेस्टमेंट होती तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आता। 100% इन्वेस्टमेंट नहीं है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल विदाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिना पैसे के कितना कंट्रोल आ गया? 30% एक्स्ट्रा कंट्रोल है आपके पास बिना पैसे के। तो आप कैसे निकालेंगे? 30% इंटू 80,000। ठीक है, बेसिकली दिस इज 0.30 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये किया आपने। ठीक है, कितना हो गया? 24। ठीक है, ठीक है यहां तक। चलिए अब बैलेंस शीट बनाइए। फिक्स्ड एसेट दोनों ऐड कर दीजिए। हाउ मच? 170। देन करेंट एसेट 50,000। देन इक्विटी शेयर कैपिटल 160। इक्विटी शेयर कैपिटल देख लीजिए 1,60,000 रुपए है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी लगाइए। पहले अभी रुक जाइए, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस लगाइए 6,000 रुपया। देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? 24,000। देन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ऐड कर दीजिए दोनों, 20 और 10 30,000। मेक द टोटल। इधर कितना आ रहा है? आ रहा है 220।
आई होप अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन रहा होगा। होल्डिंग कंपनी अंडर कंट्रोल होगी, अब आपके कंट्रोल में होगी। चलिए, बैलेंस शीट बेसिकली ऐसे बनती नहीं है। अगर हम फॉर्मेट पे स्टार्टिंग से फोकस करते ना, तो पता है सारा ध्यान केंद्रित कहां हो जाता? फॉर्मेट पे, ठीक है। और हम जो इतनी आसानी से कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद यहां से दिमाग डेविएट हो जाता है। अब एक काम करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना सीख लेते हैं, और बनाने के बाद इस बैलेंस शीट को फिर से बनाएंगे कि कैसे बनाई जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिगर निकाल ले रहे हैं सारी। अब हम इसके बाद बैलेंस शीट बनाना सीख लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब्ड है अंडर शेड्यूल 3। कहां पे है बैलेंस शीट का फॉर्मेट? ये भी लिखिए आप। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट का नाम है, कंपनीज एक्ट 2013। क्या फॉर्मेट है भाई? ये फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं, जैसे एबीसी लिमिटेड। उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, वॉटएवर। जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2019 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर और लास्ट ईयर, 4 कॉलम बनाएंगे। यहां पे लिखा जाता है पर्टिकुलर, यहां पे लिखते हैं हम नोट नंबर। फिर यहां पे होता है 31 मार्च 2019। पता है 31 मार्च 2019 की जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसमें एक कॉलम और होता है लास्ट ईयर का कॉलम, और आपको 31 मार्च 2019 के साथ साथ 31 मार्च 2018 की भी फिगर लिखनी पड़ती है, ठीक है। ये क्यों लिखी जाती है पता है? ये इसलिए लिखी जाती है ताकि शेयर होल्डर को पता चले कि कंपनी में क्या क्या फाइनेंशियल चेंजेस आए, किस किस फिगर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और इस बैलेंस शीट का ए पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 2 चीजें आएंगी, शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। फिर सेकंड, इसी के इमीडिएट बाद आप लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये किसका हम फॉर्मेट दे रहे हैं? ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, ये बेसिकली हम जो फॉर्मेट दे रहे हैं ये कंसोलिडेटेड का दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंसोलिडेटेड में ही आएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद तीसरा होगा इसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज। व्हाट इज नॉन करेंट लायबिलिटीज? लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, ये सब यहां आएंगे। ठीक है। फिर चौथा होगा करेंट लायबिलिटीज। आइए देखिए लायबिलिटी साइड हमें तैयार हो गई कि नहीं।
करंट लायबिलिटीज के अंदर आप लिखते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स, ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा? ट्रेड पेबल्स। और बाकी सब लायबिलिटी को लिखते हैं अदर करंट लायबिलिटी, और इसके बाद इसकी टोटल। तो ये बेसिकली होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। एक बार याद करते हैं हम लोग, ए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें 1 2 3 4। पहला शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर, उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, याद रखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट इमीडिएट शेयर कैपिटल के बाद आ जाएगा। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटी। आफ्टर बी, अब पता है यही है वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, इसमें टी शेप बैलेंस शीट नहीं बनती। अब उसी के नीचे हम बी पार्ट बनाते हैं, एसेट्स। 1 पहला पॉइंट इसमें नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर होगा फिक्स्ड एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट के अंदर क्या होगा? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर होगा टेंजेबल एसेट और इनटेंजेबल एसेट। जैसे गुडविल वगैरह ये सब कहां आएगी? इनटेंजेबल में। इनटेंजेबल एसेट कहां पे लिखोगे आप? नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या आता है? टेंजेबल और इंटेंजेबल, ठीक है। नॉन करंट एसेट के अंदर जैसे फिक्स्ड एसेट आए ना, उसी की तरह एक चीज और आएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब नॉन करंट एसेट के अंदर दो चीजें हैं, फिक्स्ड एसेट भी है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है। और दूसरा है करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई होप आपको पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। कैश का मतलब होता है कैश एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और बाकी सबको कहा जाता है अदर करंट एसेट। बस एसेट साइड में दो चीजें, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब ये नोट नंबर का कॉलम क्या होता है? जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल में मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर भी, तो हम इसका एक नोट बनाएंगे, नोट नंबर 1, ठीक है। और उस नोट में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इतना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना, जोड़ लगाएंगे और टोटल को लाके यहां पे रख देंगे, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर तो 5 रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो हम क्या करेंगे? एक नोट नंबर 2 बनाएंगे, हेडिंग देंगे नोट नंबर 2 की रिजर्व एंड सरप्लस, सारे रिजर्व का नाम लिखेंगे, सारा अमाउंट लिखेंगे, टोटल मारेंगे और टोटल उठा के फिर कहां ले आएंगे? यहां। तो बैलेंस शीट के जस्ट बाद जहां खत्म हो रही है उसके बाद क्या बनेगा? इसका नोट बनेगा, राइट। तो ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, इसी तरीके से आपको तैयार करना है, ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट कौन सा हो सकता है? ये फॉर्मेट भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो बिना फॉर्मेट के बैलेंस शीट बना दे, टी शेप बना दे, ठीक है। लेकिन जब हम अपना आंसर करेंगे और उसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये वर्टिकल फॉर्मेट,
क्वेश्चन को हक है गलत बैलेंस शीट बनाने का, हमें हक नहीं है। स्टूडेंट को कैसा बनाना है? सही फॉर्मेट। ठीक है, आइए अब अपने आंसर को हम इस फॉर्मेट में सजा दें। यही था मेरा आंसर, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000। आइए देखिए एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन करते तो कैसे करते। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000, देखो क्या करेंगे। ऐसी सुंदर सजी हुई बैलेंस शीट बनेगी 1,60,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना? 6,000। इसका कोई नोट तो है ही नहीं क्योंकि कोई डिटेलिंग तो हम दे नहीं रहे हैं। और बोलिए। हाँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 24,000 ये लीजिए। कुछ करंट लायबिलिटी भी है, कितनी? 30,000। मान लेते हैं वो करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल थी, क्योंकि करंट लायबिलिटी को क्लासिफाई करना है कि वो ट्रेड पेबल है या फिर अदर करंट लायबिलिटी है, तो हम 30,000 रुपए ये मान लेते हैं। ठीक है, टोटल कर दीजिए। 2,30 नहीं 2,20 ना। अच्छा, अब बताइए एसेट में क्या है? फिक्स्ड एसेट 1,70,000। ये पता है कहां लिखा जाएगा? फिक्स्ड एसेट 1,70,000 यहां टेंजेबल एसेट के सामने। बेसिकली फिक्स्ड एसेट को डिवाइड करके लिखना है, टेंजेबल कितना और इनटेंजेबल कितना। इनटेंजेबल भी है क्या हमारे क्वेश्चन में? नहीं, गुडविल नहीं आया था, इस बार क्या आया था? कैपिटल रिजर्व। तो इनटेंजेबल नहीं है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं। करंट एसेट में बताइए क्या है, कितना है टोटल? 50,000 है। अब ये 50,000 का क्या है एग्जाम में बताएगा आपको, तो जो बताएगा वहां डाल दीजिएगा। हो सकता है हम मान लेते हैं इन्वेंट्री है, ठीक है, तो 50,000 रुपए यहां लिख दिया। 2,20,000।